हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास हमारी कल अधूरी रह गई थी, उसको आगे करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जैसुद, पदारियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरसुद धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अगर आपको कोई पूछे तो इबादत खाना क्या है, तो आप बताना कि वो धार्मिक धार्मिक बातों पर चर्चा करने का एक आश्रय था, वो इबादत खाना था। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीतों और मददात पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं, मतलब कन्फ्यूजन। ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी। नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई और न्याय शांति पर बल दिया जाता था। इनका मतलब कि एक ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो अपने एक कट्टर की तरह अपनाते थे, उसमें सब प्रजा तो सबकी होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनमें कन्फ्यूजन, भेदभाव, एक दूसरे की दुश्मनी जैसा दुश्मन पैदा करते हैं। इसलिए उन्हें सहिष्णुता की नीति अपनाई। सभी धर्मों को एक अच्छा सा सभी धर्मों को प्यार दिया, संस्कार प्यार दिया, अपने सभी धर्मों को सम्मान दिया। ये देखो इबादत खाना, यहाँ चर्चा होती है, एक बार है और ये सारे विद्वान हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर भी लिखा है, इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ चर्चा करते हुए। इस चित्र अब आपके लिए, इस चित्र में क्या आप जैसुद पदारियों को पहचान सकते हैं? वैसे मैं तो पहचान गई, अब आप भी देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना। अव्वल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। इस शाहजहां ने और जहांगीर ने भी अपनाया किसे? सुलह कुल के विचार को। इस सुलह कुल क्या है, आप इसके बारे में देख सकते हो। अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। देखो, खुद जहांगीर ने किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। सहिष्णुता था, असहिष्णुता वो होता है जो एक ही धर्म रहता है। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उनसे सुसंगत तरीके से सर्वाधिक शांति सुलह और कुल के सिद्धांत कहे जाते हैं। सुलह और कुल के बारे में पता चल गया हो आपको। ये कुछ है तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों में फारसी में अनुवादकारों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मगधवाखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योगवशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज्मनामा जो भारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है, जो रज्मनामा है। अरे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य क्या था? मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। आपको समझ में ही आ रहा होगा क्या क्या है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह जाते हैं, मतलब आश्चर्यजनक रह जाते हैं। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के
20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8,000 से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6 प्रशासित को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। इस तरह से उसकी वहाँ की नीति का मतलब ऐसा कि वहाँ इस तरह से नीति का एक दृढ़ निश्चय नहीं कर पाया, उथल पुथल गई वहाँ की नीति। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। वो कहीं निर्माण नहीं कर सकते, सिर्फ वेतन में ही लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुएं फसल की पूर्ति कराते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादनों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। मतलब ये राज्य सोचता था कि मतलब जो किसान कर के रूप में देते उन्हें अपने पास नहीं रख पाते थे। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। बचता था, इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से वे ही पेट भर पाते थे। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनिक किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ये मतलब इसकी व्यवस्था रष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, मतलब इतना अच्छे से नहीं कर पाया जितना अकबर ने अपनी हर चीज़ में, हर देखो सैनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब अच्छे से बनाए रखी थी। इस पर अच्छे से दृढ़ संकल्प किया रखा था, अच्छे से नज़रिया रखा था। इस तरह न शाहजहाँ ने, न औरंगजेब, न जहांगीर ने ये सब नहीं कर पाया। वहाँ इस जहांगीर ने ज़्यादा तक 90% किया भी है, लेकिन शाहजहाँ 80%, औरंगजेब को तो बिल्कुल ही गया बीता था। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली बनने लगे, केंद्र बने। जैसे कोई मनसबदार थे, वो अलग अलग सैनिक थे, वो अपने आप को शक्तिमान मानने लगे, वो अपने आप को एक स्वतंत्रता जैसा व्यवहार करने लगे। ये पतनशील की ओर जाने लग गया ये मुगल साम्राज्य। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, मतलब ये नहीं कि उनको मतलब हटा दिया, अपना अलग राज्य स्थापित तो कर लिया, लेकिन दिल्ली के सुल्तान को एक स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। यद्यपि 18वीं शताब्दी तक भारत साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र सैन्य राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरह ये कुछ ऐसा है, मतलब विदेशी राजा और रानी क्या, आप ये भी देखते हैं। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार में विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जो 1520 से 1566 में शामिल हैं। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक में भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों में इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना पुर्तगालियों को चुनौती दी। पुर्तगालियों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य ने पुर्तगालियों को भी चुनौती दे दी, इतनी शक्तिशाली अपनी नौसेना बनाई। सम्राट को अल कानून का खिताब दिया गया, विधि निर्माता, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों मानवीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। देखो यहाँ कितनी अच्छे से उन्हें अपनी एक चीज़ का ध्यान रखा, किसानों के बारे में। ये अपने उत्तरी मुगल साम्राज्य में इतना ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए तो पतनशील की ओर चला गया। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी की काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा।
अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगा। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ का, ईरान का सफ़ाविद शासक अब्बास और इसने कहीं ज़्यादा विशावाद रूसी शासक जार इवान चतुर्थी को इवान दी टेरलिंग का नाम से विख्यात है। बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आज की वीडियो यहीं, कल आपको हम क्वेश्चन आंसर देंगे इसके अच्छे से, और आप आगे से आपको क्वेश्चन आंसर देंगे तो आप पूरा अध्याय अच्छे से पढ़ना और इसे अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन आंसर ट्राई करना ही होंगे तो हम आपको देंगे। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।